क्या आपका एमबीए ख़त्म हो गया? क्या आपकी जॉब लग गई? क्या आप अपने जॉब से खुश हो? अगर हाँ, तो ये मेरे वीडियो को पूरे एंड तक दिखेगा। आपको लग रहा होगा कि आपकी भी जो भी 10, 12, 14, 16, 20 लाख की पैकेज लगी है, अब आप अराइव हो गए हो। अब आपके इन हैंड मंथली 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.2 लाख रुपीज़ पर मंथ आएगा। और आपको लग रहा हो कि आप अपनी लाइफ की जितनी भी ख्वाहिशें थे, जो आपको पहले करनी थी, चीज़ें खरीदनी थी, ट्रिप्स पे जाना था, अब आप वो चीज़ों को कर पाओगे। लेकिन मेरे इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक दिखेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के एमबीए ग्रेजुएट्स के टॉप 1% में लेके आऊँगा फाइनेंशियली इन 3 to 4 years आफ्टर योर एमबीए। कैसे, आपको मैं बताता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको गरीब दिखना होगा। अरे मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आपको लिटरली गरीब दिखना है, लेकिन आपको अपने खर्चों के साथ, अपने पैसों के साथ थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 5-6 टिप्स बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो अपने फर्स्ट जॉब से ही, ठीक है, तो आपकी जो लाइफ है फाइनेंशियली, वो बाकी लोगों से करीबन 90 to 95% स्टूडेंट से आप डेफिनेटली आगे पहुंच जाओगे। एंड यू विल सेट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अ गुड फाइनेंशियल फ्यूचर इन द ईयर्स टू कम। तो इस वीडियो को बिल्कुल केयरफुली देखिएगा एंड एक एक पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली चीज़ है कि रीपे योर एजुकेशन लोन EMI एज फास्ट एज पॉसिबल। किसी को भी लोन अच्छा नहीं लगता है, राइट? कौन चाहेगा कि बार बार अपने सैलरी का एक मोटा चंक किसी बैंक को दे या किसी और को दे अपने लोन को चुकाने के लिए। लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी चाहिए आपके एमबीए ख़त्म होने के बाद, अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, तो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि उस एजुकेशन लोन को जल्दी से जल्दी किस तरीके से ख़त्म करें। अब आप बोलेंगे कि सेक्शन 80E के हिसाब से मेरे को इनकम टैक्स में, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट में रिबेट मिलेगा। अरे वो सब टाइम गया। अब न्यू टैक्स रिजीम एकदम डिफ़ॉल्ट है एंड गवर्नमेंट ने भी इस पर्टिकुलर चीज़ को रूल आउट कर दिया एक तरीके से, क्योंकि वो न्यू टैक्स को ही डिफ़ॉल्ट बना रही है। तो इससे आपका कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मेरी एडवाइस अगर आप माने, तो सबसे पहले आप अग्रेसिवली अपने एजुकेशन लोन को रीपे कर दीजिए। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप एजुकेशन लोन आप सोच रहे हैं कि मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये सब चीज़ सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो लोन का जो मेंटल प्रेशर होता है ना, इसको अपने पास रखे ही मत। 2 से 3 से 4 साल जितनी जल्दी हो सके आप अपने एमबीए लोन को क्लियर कर दीजिए। आपके पास जो सरप्लस अमाउंट आ रहे हैं, जो बोनसेस आ रहे हैं, उसको आप लोन में डालिए। लेकिन ये टारगेट आप सबसे पहले रखिए कि एमबीए ख़त्म होने के बाद अगर आपने लोन लिया है तो उसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू पुट ऑफ योर कार बाइंग डिसीजन एंड होम बाइंग डिसीजन फॉर मिनिमम 3 years लेटर। कार आपको तो इमीडिएटली डेफिनेटली नहीं खरीदनी चाहिए, और होम तो मैं बोलूँगा कि 5-6 साल तक अभी आप खरीदें मत, क्योंकि आप अपने करियर को पहले एक्सप्लोर करिए, थोड़े पैसे सेव करना सीखिए, इन्वेस्ट करना सीखिए, एंड उसके बाद ये सब फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को लेने का सोचिए। कार इज़ अ बिग नो। अगर आपको स्कूटर लेना है कम्यूट के लिए तो डेफिनेटली गो फॉर इट, लेकिन कार आपको जॉब के फर्स्ट 3 years में नहीं लेनी है। अगर आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, तो बात अलग है, तब आप बेशक ले लीजिए। लेकिन अगर आप रेस्ट ऑफ द 90% मिडिल क्लास लोगों की तरह है जो अपने खुद के पैसे से कार खरीदने वाले हैं, तो अपने जॉब के लगने के इमीडिएट 2-3 साल में कार को मत लीजिए। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस बात को सुनते हैं तो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आप शुरू में ही अगर आप इतनी बड़ी लायबिलिटी 10-12 लाख की ले लेंगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से बन नहीं पाएगा। आपका पहले 3 साल में आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है एंड आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपकी जो सैलरी आ रही है एजुकेशन लोन EMI पे करने के बाद 20 से 30% जो भी आप बचा पा रहे हैं उसको बचाओ, एंड 6 महीने के एक्सपेंसेस को आप सबसे पहले एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए। वो हो गया आपका एक सेविंग्स, आपका जो कि एक इमरजेंसी के टाइम पे काम आएगा। उसको आपको छूना नहीं है, जब इमरजेंसी आएगी लाइफ में तभी उस पैसे को आप छूना है आपको। एंड धीरे धीरे एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चालू करिए। SIP के साथ चालू करिए, म्यूचुअल फंड्स में SIP करिए, निफ्टी या सेंसेक्स के 20 में जो कि आपका इंडेक्स फंड है उसमें पैसे डालना चालू करिए। एकदम बेसिक से चालू करिए। अगर आपका महीने का 10,000 आप डाल सकते हो 10,000 डालिए, 15 डाल सकते हो तो 15 डालिए, 20,000 डाल सकते हो तो 20,000 डालिए। बेसिकली आपको एक हैबिट इनकलकेट करने की कोशिश करनी है कि आप हर महीने चाहे जो भी हो जाए, नो मैटर वॉट एवर एक्सपेंस कम्स, ये पैसे आपको डालने ही डालने हैं। थर्ड चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है इज़ दैट यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम अनवांटेड कंज्यूमरिज्म। अनवांटेड कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या हो गया? आपके पास अभी एक फ़ोन है, आप फ़ोन अपग्रेड करना चाहते हो, 25, 30, 35 हज़ार में बहुत अच्छे फ़ोन आते हैं, लेकिन आपको 1.5 लाख का आईफोन नहीं लेना है, ठीक है। 30-35 हज़ार में वन प्लस के बहुत अच्छे फ़ोन्स आते हैं, गूगल के बहुत अच्छे फ़ोन आते हैं, मोटरोला के बहुत अच्छे फ़ोन आते हैं, सैमसंग के बहुत अच्छे फ़ोन आते हैं। वो वाले फ़ोन को आप यूज़ करिए। आई एम श्योर कि सारे के सारे फीचर्स वो देगा आपको। अगर लैपटॉप लेना है नया तो i5, i7 60-65 70,000 में आपका मैक्सिमम आ जाता है i7 लैपटॉप भी, ठीक है। आपको 1.5 लाख का मैकबुक लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को फिर हैंडल करने वाले हो, ठीक है। चीज़ों आप अपने यूज़ के हिसाब से लीजिए, जो आप एक्चुअली में यूज़ करके उस पर्टिकुलर चीज़ का आप ROI निकाल पाओ, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए लेना है।
कपड़े लेने हैं तो बेशक अच्छे ब्रांडेड कपड़े लीजिए, लेकिन उसको सेल में लीजिए, एंड ऑफ सीजन सेल के टाइम पे खरीदिए। फुल प्राइस में जाके मॉल में मत खरीदिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका भी घाटा होगा। एंड ऑफ सीजन सेल में, कभी समर का सीजन में सेल लगता है, विंटर में सेल लगता है, सेल के टाइम पे खरीदिए ना, बाय 2 गेट 1 ये सब ऑफर्स चलते रहते हैं, तब खरीदिए। फुल प्राइस में कपड़े मत खरीदिए। एंड ज़बरदस्ती का बहुत हाई एंड अननेसेसरी ब्रांड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़ारा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े आपको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। शर्ट पैंट बेसिकली 1500-2000 के अंदर आ जाते हैं। 4-5 हज़ार की शर्ट पैंटें खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको घूमना फिरना है, ट्रैवल करना है, तो बेशक करिए, बजट ट्रैवल करिए, अच्छे ट्रैवल करिए। अगर आपको फॉरेन में जाना है तो फॉरेन भी बहुत बजट में ट्रैवल हो जाता है आजकल। थाईलैंड, वियतनाम, ये वाले डेस्टिनेशंस काफ़ी अफोर्डेबल हो गए आज के टाइम पे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी MBA लगी है और आपको पहले 6 महीने में यूरोप ट्रिप करने के लिए ही जाना है। मज़े करिए, हैव फन, एन्जॉय योर मनी आफ्टर योर MBA, बट स्टे अवे फ्रॉम डेट ट्रैप्स एंड कंज्यूमर लोन्स। दैट इज़ द मैसेज। नेक्स्ट है अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब हर साल जॉब के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो बेशक थोड़े एंड से बढ़ेगी। हर साल 7-8-10% तो इंक्रीमेंट हो ही जाता है सबका मिनिमम, तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो आपको लगेगा कि मेरी सैलरी बढ़ रही है तो मेरे को खर्चे बढ़ाने चाहिए, किसी एक चीज़ को जो आप चाहते हो वो लेनी चाहिए, नई चीज़ें लेनी चाहिए, नए कपड़े लेने चाहिए, नया फ़ोन लेना चाहिए, नई चीज़ें लेनी चाहिए। बेसिकली बेतुकी की चीज़ें कि आपको खरीदने की कोशिश करेंगे, नया सोफ़ा, नया डाइनिंग टेबल, ये सब लेने का मन करेगा, नई टीवी लेने का मन करेगा। लेकिन आपको ये करना है, आपका सैलरी अगर बढ़ता है ना, तो आपको उस प्रमोशन में सबसे पहले आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने हैं। अगर आपका 25,000 का SIP चल रहा है और आपकी 10% एनुअल इंक्रीमेंट होती है, तो आपको 27,500 रुपीज़ आपको SIP डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना है तो आप सेम SIP लॉन्ग टर्म करेंगे तो आपका इससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको अपने SIPs को भी स्टेप अप करना है, आपके सेविंग्स को भी इंक्रीज़ करना है, ताकि आपके पास एक बार फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग सेट हो जाए, देन आप उस फाउंडेशन के ज़रिए आप और पैसा इंटरेस्ट में कमा सकते हो। पैसा ही पैसा कमाता है, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट बिल्ड अ बेस फाउंडेशन फॉर योर सेल्फ and then you start thinking of buying expensive stuff that you may need as your wants। सबसे पहले आपको एक बेसिक कॉर्पस बनाना है, ठीक है। आपका पहला गोल ये होना चाहिए MBA करने के बाद कि 2-3 साल में आप एक टारगेट खुद लीजिए, ठीक है। आपकी इनकम के हिसाब से आप टारगेट लीजिए। अगर आप 60-70 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो आप 3 साल में 10 लाख कैसे सेव कर सकते हो। अगर आप 1.2 लाख के आसपास कमा रहे हो तो आप 3-4 साल में 25 लाख का कॉर्पस कैसे सेव कर सकते हो। इस तरीके से आपको टारगेट्स बनाने हैं, एंड उस टारगेट्स के अचीव होने के बाद ही आपको बेसिकली अपने वांट्स पे थोड़ा इंडल्ज करने की लिबर्टी होगी। लेकिन फर्स्ट सैलरी से फर्स्ट ईयर में ही आपको अपने वांट्स पे खर्चा नहीं करना है। देखिए, एक बार आप 20-25 लाख रुपए सेव कर लेते हो, अपने कॉर्पस का एक जमा कर लेते हो, तो आप ये देखिए, अगर आपको सिर्फ 7% FD का ही रिटर्न मिले तो 25 लाख में अगर आप 7% का रिटर्न कमाते हो तो आपका कितना हो जाता है महीने का? लगभग अराउंड 10-12 हज़ार रुपये आपकी सिर्फ इंटरेस्ट इनकम से कमाई होने लग जाती है। ये तो मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर आप मार्केट्स में डालेंगे जहाँ आपको 10-11-12% का रिटर्न मिलेगा तो आपको ये रिटर्न उससे ज़्यादा ही होगा। तो ऐसे में आपको शुरू के 3-4 साल 5 साल आपको इस तरीके से प्लान करना है कि आप बेस कॉर्पस बनाओ, एंड उसके बाद आप अपने वांट्स पे इंडल्ज करने की कोशिश करो, क्योंकि उसके बाद आपके पास एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नेट भी हो जाती है कि चलो कल को अगर आपकी जॉब से ले ऑफ भी हो जाते हो, आपके पास जॉब नहीं भी रहती है, आप एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में भी आ जाते हो, तो ऐसे में आपके पास एक लीवे मिल जाता है आपको कि अगर आपको उस जॉब को इमीडिएटली छोड़ के 6-7 महीने आपके पास जॉब नहीं हो, आपको जॉब खोजने का भी टाइम मिल जाता है। सो दिस रियली गिव्स यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन लाइफ, ठीक है। अगर आपके बैंक अकाउंट में 15-20 लाख रुपए सेव्ड है और अगर आप एक टॉक्सिक जॉब में फंसे हो या आपको जॉब से ले ऑफ कर दिया जाता है, तो आपका ऐसा नहीं होगा कि अगले 3-4 महीने में कैसे निकालूंगा। आपके पास बेसिकली 6 महीने से लेकर 1 साल तक आपके पास कुशन है, तो यू विल फील मच मोर कंफर्टेबल एंड एट पीस while looking for a new job। वरना क्या होगा, अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, आपके पास लोन है और आपको अगर ले ऑफ कर दिया जाता है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? यू विल स्क्रैम्बल अप, आप एकदम chaos में आ जाओगे, आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल्स एकदम इंक्रीज हो जाएगा, आपको इमीडिएटली जॉब खोजने का जरूरत पड़ेगा, आपकी लाइबिलिटीज़ भी होगी। तो ऐसे में आप ज़बरदस्ती अपने आप को अननेसेसरी स्ट्रेस में डालने वाले हो। तो ऐसा सबसे पहले आपको नहीं करना है। एक स्ट्रॉन्ग बेसिक फाउंडेशन आप तैयार करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 50, 60, 70, 80 लाख, 1 करोड़ सेव करना है, उसके बाद आप खर्च करना चालू करिए, लेकिन एक बेस फाउंडेशन 10, 15, 20 लाख 3-4 साल काम करके इस अमाउंट को एक बार आप डिपॉजिट कर लेते हैं अपने अमाउंट में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइफ में ऑप्शंस ओपन अप हो जाती है आपके पास। एंड लास्ट थिंग दैट आई वांट यू टू टेक केयर ऑफ इज दैट यू शुड इन्वेस्ट इन योर लर्निंग। अब जो मैं बोल रहा हूँ आपको फिजूल के खर्चे ना करो, लेकिन मैं आपको ये खुद रिकमेंड कर रहा हूँ कि हर महीने आप एक लर्निंग का एक बजट रखो, चाहे वो 1000 हो, 1500 हो, 2000 हो, 3000 हो, 4000 हो, 5000 हो, जो भी हो। हर महीने एक लर्निंग का एक बजट रखो जिसमें से आप ऑनलाइन कोर्सेज, जो भी आपको लगे कि आप कोर्सेज खरीद सकते हो, किसी क्रिएटर का आपको कोर्स खरीदने अच्छा लग रहा है, कोई एक ई बुक खरीदनी है, कोई एक बुक खरीदनी है, परचेस करनी है, ये सब चीज़ों में खर्च करने में आप शर्माइए मत, क्योंकि ये सब चीज़ों में अगर आप खर्च करते हो, अगर आप कोई स्किल्स एक्वायर करते हो, तो दिस गिव यू स्किल्स टू अर्न मच मोर मनी इन द फ्यूचर। आज आप 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके कोर्सेज कर रहे हो 3-4 महीने में, ठीक है, तो आपको 5 साल बाद, 6 साल बाद वो खुद 4-5 हज़ार
के इन्वेस्टमेंट आपको लाखों कमा के देने वाला है। सो इन्वेस्ट इन योर लर्निंग बट डोंट स्प्लर्ज योर मनी इन अननेसेसरी एक्सपेंसेस। सो दोस्तों, विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो एंड समराइज कि आपको किस तरीके से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है आफ्टर गेटिंग योर फर्स्ट जॉब, आफ्टर योर MBA। फिर चाहे आप अंडर ग्रेजुएट के बाद भी अगर आप फर्स्ट जॉब करें तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब में भी उस समय इतनी अच्छी नहीं हो, 15-20 हज़ार की टकी हो, तब आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा एक कॉर्पस जमा करना। लेकिन MBA में डेफिनेटली किसी भी मेट्रो सिटी में भी हम देखें तो 40-45-50,000 तक आप अपने खर्चे को सीमित रख सकते हो, ठीक है। एंड जो आपके पास एक्स्ट्रा 20-25 हज़ार रुपये है उससे आप अपने फ्यूचर के लिए सेव करना चालू कर सकते हो, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप मेरे इस ब्लूप्रिंट को अगर आप फॉलो करते हो तो 4 साल 5 साल बाद आफ्टर योर MBA, आफ्टर योर डूइंग द जॉब, अगर आपके पास एक डिसेंट पे पैकेज है, यू आर गोइंग टू थैंक योर सेल्फ एंड यू आर गोइंग टू थैंक मी ऑल्सो फॉर हैविंग गिवन यू दिस ब्लूप्रिंट सो दैट यू आर एबल टू सेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर। इफ यू डू दिस, मोस्ट probably you will be able to be in the top 2 to 3% financially of amongst all your batchmates in India who have done an MBA with you. Okay, so yes, this sets you apart from a lot of other people. So I hope that you follow my instructions, follow my advice, and build a good fortune for yourself in the years to come. So yes, with that we wrap up this video and stay tuned for my next one.